नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए, 12th वालों के लिए केमिस्ट्री का क्लास लेके आ गए हैं बाबू, जिसमें 20 VVI एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। और ये प्रश्न हर हाल में तुमको याद करना है बाबू, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे हर हाल में आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न 100% रहेगा, ये मेरा दावा है, याद रखिएगा, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में रहेगा। तो आप सभी बच्चे जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। सभी वीडियो को आप सभी बच्चे अंत तक देखिए, ठीक है। हमारे जितने भी वीडियो है प्लेलिस्ट में, उन सभी वीडियो को सभी बच्चे अंत तक देखिए, तभी आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, आपकी सफलता हमारी पहचान। जब तक आप सभी की सफलता नहीं होगी तब तक हमारा कोई पहचान नहीं बनेगा। तो देखिए बाबू, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखिए, क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। एकदम ध्यान से समझिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को आपको समझाना है, ठीक है। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, अभिकण, कण कौन कौन? परमाणु, अणु और आयन की भी अवस्था नियमित होती है। वैसा ठोस पदार्थ बाबू जिसमें अवयवी कण, कण कौन कौन? परमाणु, अणु, आयन, तीनों की भी अवस्था नियमित होती है, वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। समझ में आ गया आप सभी को? वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु और आयन की भी अवस्था नियमित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शेल स्थिरांक को परिभाषित करें। शेल स्थिरांक को परिभाषित करें। किसी शेल के दो समांतर देखिए, शेल स्थिरांक क्या? शेल क्या होता है? शेल माने बैटरी होता है बाबू, बैटरी समझ रहे हो ना आप सभी लोग। किसी शेल के दो समांतर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, कोई शेल है, उनके दो समांतर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जो इलेक्ट्रॉन की जो बीच की दूरी होगा बाबू और जो इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, उन दोनों के अनुपात को ही शेल स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? किसी शेल के दो समांतर मतलब समान, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हो या इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हो, इन दोनों के अनुपात को ही शेल स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 मोस्ट VVI। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम क्या है? फ्रांस के वैज्ञानिक, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, राउल्ट जो थे बाबू वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप कितना प्रयास किया तब जा करके वाष्प दाब घटक के बीच आंशिक वाष्पशील और मोलर अंश के बीच एक संबंध दिया। कितने इन्होंने प्रयास किया, ये जो वैज्ञानिक थे फ्रांस के राउल्ट, बहुत प्रयास करने के बाद इन्होंने वाष्प दाब घटक के बीच और आंशिक वाष्पशील के बीच, मोल अंश के बीच, इन तीनों के बीच एक संबंध दिया। इसी संबंध का जो नाम है बाबू वो राउल्ट का नियम कहलाया, ठीक है। फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्प दाब घटक के बीच आंशिक वाष्पशील और मोल अंश के बीच एक संबंध दिया, जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देख पा रहे सभी लोग। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसे?
कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है कैसे? कहता है इसका गुण द्रव के समान होता है। कांच का जो गुण है वो द्रव, द्रव का मतलब भाप होता है ना, उसके समान होता है। इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है। कांच जो है जिस प्रकार से द्रव बहता है उसी प्रकार से कांच भी बहता है, पर उसके बहने की गति मंद होती है। यही है कि इसकी जो बहने की गति है वो धीरे धीरे होती है। यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अतिशील द्रव कहा जाता है। किसको? कांच को। इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों की खिड़की या दरवाजे की कांच का ऊपरी भाग पतला तथा नीचे पेदों का भाग मोटा हो जाता है। इसलिए कांच एक जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, इसका गुण जो है द्रव के समान होता है। कांच का जो गुण है वो किनके समान होता है? द्रव के समान। इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है। किसमें? कांच में। और उसके बहने की गति मंद होती है, धीरे धीरे। यही कारण है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबर 5 है, आदर्श विलयन को परिभाषित करें। आदर्श विलयन को परिभाषित करें। वैसा विलयन जो सभी तापों एवं दाबों पर, वैसा विलयन जो सभी तापों एवं दाबों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा, फ्रांस के। अभी आप सभी को हमने बताया, वैसा विलयन जो सभी तापों, जितने भी टेम्परेचर है और दाब है, उन पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, वैसा विलयन जो सभी तापों एवं दाबों पर राउल्ट के नियम का पालन करे उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुसंख्या, अनुसंख्यक होगा, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है? किसी आदर्श या तनु विलयन, किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है। किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? एक अर्ध सेल में 298 केल्विन, कितने केल्विन? 298 केल्विन ताप पर एक मोल सांद्रता के धातु, एक अर्ध सेल में 298 ताप पर एक मोल सांद्रता के धातु आयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आयन का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वही विभव क्या कहलाता है? मानक विभव कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखें। तो देखिए, किसी विद्युत अपघटन में, किसी विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत आवेश, किसी विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा और उनके बीच फैराडे ने एक संबंध दिया। किसी विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा के बीच फैराडे ने एक संबंध दिया, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न। फ्रेंकल दोष एवं शॉटकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। फ्रेंकल दोष एवं शॉटकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। फ्रेंकल दोष देखिए, वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर अंतरा स्थान में विस्थापित हो जाता है, फ्रेंकल दोष का। कहने का अर्थ यह हुआ, इस प्रकार से एक डायग्राम रहेगा। ठीक है, ये प्लस प्लस
ये हो गया माइनस, ठीक है, इस प्रकार से। ये प्लस के बाद यहाँ प्लस आना चाहिए, लेकिन इन स्थानों को छोड़ के दूसरे स्थान पे चला गया। वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर किसी अन्य स्थानों में जाके फंस जाता है तो उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं, ठीक है। और शॉर्टकी दोष में कहता है वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन का एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो जाता है, चाहे वो प्लस का गायब हो या माइनस का, एक से अधिक जोड़ा, तो उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट वीवीआई ये सारे प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और 2024 बोर्ड एग्जाम में भी पूछने की 100% चांसेस है, याद रखिएगा आप सभी लोग। विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को, वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसको सर्वप्रथम गैल्वेनो और वोल्ट ने खोजा था। गैल्वेनो एक साइंटिस्ट थे और वोल्ट उन्होंने खोजा था। इन्हीं के नाम पर सेल के गैल्वेनो या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। विद्युत रासायनिक सेल का दूसरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रासरण को परिभाषित करें। प्रासरण को परिभाषित करें। वैसा परिक्रिया, वैसी परिक्रिया जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, वैसी परिक्रिया जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु शुद्ध विलायक से, विलायक के जो अणु है वो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होता है। वैसी परिक्रिया जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के जो भी अणु है वो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन की ओर प्रवाहित हो जाता है, तब उसे प्रासरण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लवन सेतु क्या है, इसके कार्यों को लिखें। लवन सेतु जो है ये प्रतिलोमिक, जिसको उल्टा बोलता है, यू जो है यू आकार की कांच की एक नली होती है। इस प्रकार से बनी एक कांच की नली होती है जो दोनों अर्धसेलों को जोड़ता है, ठीक है। लवन सेतु का काम है कि यह यू आकार की एक कांच की नली होती है जो दोनों अर्धसेलों को जोड़ता है। इसमें अकीरीय वैद्युत अवघटक जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा होता है। इस नली में जो है पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे चीजों का जो है विलयन भरा रहता है, ठीक है। और इसका जो कि कार्य जो है इस प्रकार है। नंबर 1 में है, लवन सेतु दोनों अर्धसेलों को जोड़ता है। नंबर 2, यह दोनों अर्धसेलों के विद्युत अवघटक के बीच उदासीनता कायम रखता है, ठीक है। नंबर 3 में यह आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। इसके कार्य को याद रखिएगा अच्छे प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर, मोस्ट वीवीआई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। किसी वैद्युत अवघटक में एम्पियर विद्युत धारा या कूलॉम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है। किसी भी वैद्युत अवघटक में, चाहे वो एम्पियर हो या विद्युत धारा हो या कूलॉम आवेश हो, या कूलॉम हो या आवेश हो, 1 सेकेंड के लिए यदि प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा ही, जो उन इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होंगे पदार्थ, उन पदार्थों को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट वीवीआई, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। वैसी झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के अणु प्रवाह करते हैं। वैसा झिल्ली, ये सिर्फ विलायक जो कि विला जाते हैं उसके अणु एक इस पार से
उस पार यदि प्रवेश कर जाएंगे तो उसे ही अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। वैसी झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के अणु प्रवाह करते हैं अर्धपारगम झिल्ली कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात, जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य के बराबर होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य के बराबर होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोस्ट वीवीआई, नर्स्टट समीकरण क्या है? नर्स्टट समीकरण क्या है? किसी विद्युत रासायनिक सेल में, किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड विभव, ताप एवं अभिकारक तथा प्रतिफल की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो नर्स्टट समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, टिंडल प्रभाव क्या है? ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। टिंडल प्रभाव क्या है? कहता इसका अध्ययन सर्वप्रथम फैराडे ने किया था। टिंडल प्रभाव का जो अध्ययन किया था सर्वप्रथम फैराडे ने किया था, तथा इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया था। किसने? टिंडल ने। इसके अनुसार कोलाइडी विलियन द्वारा, इसके अनुसार कोलाइडी विलियन द्वारा प्रकाश की परिकिरणन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, फैराडे और टिंडल के अनुसार जो है कोलाइडी विलियन द्वारा प्रकाश का परिकिरणन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, जब कोलाइडी विलियन में प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है, जब कोलाइडी विलियन में प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश परिकिरणन हो जाता है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैद्युत संयोजकता को परिभाषित करें। वैद्युत संयोजकता को परिभाषित करें। अपने निकटतम अकिरीय गैस, अपने निकटतम अकिरीय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है वैद्युत संयोजकता कहलाता है। कहता है अपने निकट वो अकिरीय गैस होना चाहिए। गैस कैसा होना चाहिए? अकिरीय होना चाहिए। और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यदि हम कार्बन की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन मान लो कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये चाहता कि हम 6 इलेक्ट्रॉन पूरा ले और ये भी चाहेगा कि हम 6 इलेक्ट्रॉन पूरा ले, तो ये कार्बन सोचेगा कि हम नाइट्रोजन से ले लें और नाइट्रोजन सोचेगा कि हम कार्बन से ले लें। तो कौन लेगा इसमें? तो ये नाइट्रोजन लेगा। तो वही कहता है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। इन्हीं चीजों को वैद्युत संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, O2 का क्वथनांक O2 प्लस से अधिक होता है, क्यों? O2 का क्वथनांक O2 प्लस से अधिक होता है, क्यों? ध्यान से समझिए। O2 का जो बंधन है, ठीक है, वो O2 प्लस की अपेक्षाकृत अधिक होता है। O2 का जो बंधन है, ये कुछ नहीं होगा, O2 का जो बंधन है वो O2 की अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि O2 का क्वथनांक भी O2 प्लस से अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा O2 का बंधन O2 प्लस की अपेक्षाकृत अधिक होता है और यही कारण है कि O2 का क्वथनांक भी O2 प्लस से अधिक होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, लिगेंड्स को परिभाषित करें। लिगेंड्स को परिभाषित करें, याद रखिएगा। ठीक है, वैसा अणु या आयन, अणु जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, छोटे कण होते हैं, ठीक है,
वैसा अणु या आयन जिसके पास कम से कम ई का निर्जन युग्म उपस्थित रहता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म उपस्थित रहता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण में इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है। वैसा अणु या आयन जिसके पास कम से कम इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म उपस्थित रहता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण से इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है, लिगेंड्स कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।